नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा पार्ट। 40 प्रश्न हमने फिनिश कर दिए हैं। आज हमारा चलेगा प्रश्न नंबर 41 से। जननांकीय संक्रमण की अवस्था का विकास किसने किया है? फ्रैंक नोटेस्टीन इन 1945 में इसने किया। प्रश्न 42, कृषि के व्यवसायीकरण से क्या तात्पर्य है? जीवन निर्वाह कृषि से वाणिज्यिक कृषि की ओर जाना ही या परिवर्तन ही कृषि का व्यवसायीकरण कहलाता है। प्रश्न 43, औद्योगिकीकरण से क्या तात्पर्य है? उद्योगों का ह्रास होना, उद्योगों का क्षय होना, नष्ट होना, बंद होना, उसे ही औद्योगिकीकरण कहते हैं। प्रश्न 44, पूंजीगत उद्योग किसे कहते हैं? मशीनों तथा कलपुर्जों के निर्माण के उद्योग को पूंजीगत उद्योग या पूंजी उद्योग कहते हैं। प्रश्न 45, सकल मृत्यु दर क्या होती है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को ही सकल मृत्यु दर कहते हैं। प्रश्न 46, जीवन प्रत्याशा क्या है? जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति के जीवन जीने की आशा को ही जीवन प्रत्याशा कहते हैं। प्रश्न 47, भारत की प्रथम वायुयान कंपनी कौन सी थी? टाटा एयरलाइंस। अच्छा, इसमें एक खास बात है दोस्तों, ये एयर इंडिया जो है ना, ये पहले टाटा एयरलाइंस ही थी। ये प्राइवेट थी, लेकिन भारत सरकार ने टाटा एयरलाइंस को टाटा से खरीद लिया, ये कहते हुए इसे भारत सरकार को ज़रूरत है, इसे देश की ज़रूरत है, इस कारण से आप हमें दे दीजिए। तो टाटा ने समूह ने अपनी एयरलाइंस को भारत सरकार को बेच दिया था। प्रश्न 48, अब थोड़ा सा एक लघुरात्मक प्रश्न है, ये देख लेते हैं। ये प्रश्न बहुत आता है। क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान भी दिया था, या हम हमेशा यही आलोचना करते रहेंगे कि अंग्रेजों ने हमें ऐसे लूटा, ऐसे लूटा, ऐसे लूटा? कोई उनका अच्छा काम भी था? तो देखते हैं। हाँ, इसका आंसर है हाँ, कुछ उनके सकारात्मक प्रभाव भी थे। पहला क्या था? पहला, किसानों का वाणिज्यिक आउटलुक। ब्रिटिश शासन के तहत कृषि के जबरन व्यवसायीकरण ने जीवन निर्वाह किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से अवगत करा दिया। यह सच है, लेकिन इससे किसानों के दृष्टिकोण में धीरे धीरे क्या आ गया? बदलाव आ गया, और किसानों ने उपज के बाजार मूल्य के उनके उत्पादन निर्णयों का एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना। अर्थात सिंपल सी भाषा में कि अंग्रेजों ने जो व्यावसायिक नीति अपनाई, उससे पहले जो किसान जीवन निर्वाह खेती करते थे, अर्थात अपने ही खाने के लिए फसल का उत्पादन करते थे, उन्होंने बाद में व्यावसायिक खेती की ओर आकर्षित हुए और उन्होंने मार्केट से संबंधित जो फसलें हैं उनको उगाना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनको प्रॉफिट होने लगा। नंबर 2, रोजगार के नए अवसर। रेलवे और रोडवेज के प्रसार ने आर्थिक और सामाजिक विकास के नए अवसर खोल दिए। अंग्रेजों ने रेलवे के माध्यम से संपूर्ण देश से अपना कच्चा माल मंगाने के लिए इसका विकास किया था, लेकिन इसी के परिणाम स्वरूप भारत को रेलवे का विकास भी मिला। नंबर 3, परिवारों पर नियंत्रण। परिवहन के तीव्र साधनों से अकाल प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न की आवाजाही बहुत तेजी से होने लगी। तदनुसार अकाल को नियंत्रित हो गया। अर्थात याद है आपको, पहले बहुत तेज अकाल पड़ा था 1943 में बंगाल में। उस वक्त भी बहुत तेज अकाल पड़ा था, लेकिन फिर भी परिवहन के साधनों का जो विकास किया अंग्रेजों ने, उसके परिणाम स्वरूप हर जगह खाद्यान्न की आपूर्ति होने लगी, और इसी के तहत उन्होंने परिवार नियोजन पर भी ध्यान दिया। नंबर 4, विनिमय की मौद्रिक प्रणाली। विनिमय की मुद्रा प्रणाली से विनिमय की मौद्रिक प्रणाली में संक्रमण था। विनिमय की मौद्रिक प्रणाली का विकास श्रम, विशेषज्ञता और बड़े पैमाने पर उत्पादन के विभाजन को सुगम बनाता है। अर्थात विनिमय की मौद्रिक प्रणाली का मतलब है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले वस्तु के बदले में वस्तु का लेन देन किया जाता था, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली या बार्टर सिस्टम कहते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस प्रणाली को समाप्त करवाया और मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं के क्रय और विक्रय को सुगम बनाया, उसका क्रियान्वयन करवाया। नंबर 5, प्रशासन की कुशल प्रणाली। भारत में ब्रिटिश सरकार ने प्रशासन की एक कुशल प्रणाली की विरासत छोड़ दी। यह हमारे राजनेताओं और योजनाकारों के लिए एक तैयार संदर्भ के रूप में कार्य करता। अर्थात जब अंग्रेज गए, उससे पहले उन्होंने हमें संपूर्ण प्रशासन प्रणाली सिखाई
और हमें बताया कि किस प्रकार से शासन किया जा सकता है, क्या क्या कमियां रहती है, उसे कैसे सुधारा जा सकता है, संशोधन कैसे होते हैं कानून में, किस प्रकार कानून का पालन करवाया जाए।